बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। On behalf of Corporate Pakistan Group, I am grateful to all our virtual participants attending today's conversation on the way forward for Pakistan. This is our 24th webinar. In last 4 months, we hosted these 24 webinars after starting the lockdown from April onwards. And this is our 9th edition of exclusive CPG conversation series on the way forward for Pakistan. हमने इसमें 3 डिफरेंट डायमेंशंस रखी हैं द वे फॉरवर्ड पाकिस्तान सीरीज़ के लिए। एक हम कैबिनेट मिनिस्टर्स को इनवाइट करते हैं जिसमें हम उनकी मिनिस्ट्री की परफॉर्मेंस जो लास्ट 2 इयर्स में थी, उनकी इंडस्ट्री के जो इश्यूज़ हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं, उनको डिस्कस करते हैं और जो मिनिस्ट्री का रोड मैप है फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स एंड फॉर द फ्यूचर वो हम डिस्कस करते हैं। इन एडिशन टू दीज कैबिनेट मिनिस्टर्स, we are also hosting the mainstream political parties leadership। उनके साथ हम पाकिस्तान का पॉलिटिकल लैंडस्केप डिस्कस करते हैं, नेशनल अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, उनके जो क्रिटिकल फीडबैक्स हैं ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट वो हम डिस्कस करते हैं और आगे का रोड मैप उनकी नज़र में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बेस करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। और हमारा जो थर्ड सेगमेंट है वो है कि हम उसमें नेशनल हीरोज़ को, सिविल सोसाइटी लीडर्स को, जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट इदारे जो वे फॉरवर्ड ऑफ पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो हमने सेनेटर शिबली फराज साहब से ये सीरीज़ को स्टार्ट किया था जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। फिर हमने वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब को होस्ट किया, वज़ीर साइंस टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब को होस्ट किया, फिर हमने सैयद मुस्तफ़ा कमाल को होस्ट किया जो फॉर्मर मेयर ऑफ़ कराची हैं और चेयरमैन PSP हैं। उसके बाद हमने सेनेटर शहरी रहमान को होस्ट किया जो चेयर हैं जिन्ना इंस्टीट्यूट की और CPAC कमेटी की चेयरपर्सन हैं फॉर सेनेट ऑफ पाकिस्तान। फिर हमने फेडरल मिनिस्टर फॉर ह्यूमन राइट्स डॉक्टर शीरी मज़ारी को होस्ट किया और फिर हमने फेडरल मिनिस्टर फॉर मैरीटाइम अफेयर्स अली जैदी को होस्ट किया। हमारा एक रूल ये है कि हम इस पे ब्लेम गेम पे नहीं जाते इस पूरी सीरीज़ में, जो हमारे कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप का एक रूल वैसे भी है। और उसके अलावा ये मिर्च मसाला मीडिया टॉक नहीं होती। तो हमारा जो ओवरऑल फीडबैक इस कॉन्वर्सेशन सीरीज़ का लास्ट 8 सीरीज़ में आया है वो ओवरवेलमिंग है। मिनिमम जो हमारी अटेंडेंस है वर्चुअल पार्टिसिपेशन वो ओवर 60,000 है। जो लास्ट हमने 8 एपिसोड की है वो 1 लाख प्लस पे गई है। और जो पाकिस्तान का नेशनल इंटेलिजेंसिया है उसको भी हम इसको सर्कुलेट करते हैं, वो इसको पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें फ़ीडबैक देते हैं। तो अभी तक इस वजह से फ़ीडबैक अच्छा है कि वो बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस होते हैं जो नॉर्मली हमें मीडिया पे सुनने को नहीं मिलते, क्योंकि मीडिया पे नॉर्मली पॉलिटिकल ब्लेम गेम और टॉक शोज़ चल रहे होते हैं। तो ये हमारा जो आज का प्रोग्राम है हमेशा की तरह नटशेल कॉन्फ्रेंसेस के फेसबुक पेज पे इस वक्त लाइव है। और आज हमने एक इम्पॉर्टेंट इशू, मैं एक चीज़ मिस कर गया कि डॉक्टर अताउर रहमान को भी हमने इनवाइट किया, उनसे हमने 7th कॉन्वर्सेशन की, जो एजुकेशनिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं और चेयरमैन हैं प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड को चेयरमैन फॉर प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्सेज ऑन नॉलेज इकोनॉमी एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो अताउर रहमान साहब के बाद आज हमारा दूसरा सेगमेंट है जो नॉन पॉलिटिकल जगह से है, लेकिन जो आज का इशू है वो बहुत बड़ा है। हम वे फॉरवर्ड की जब बात करते हैं तो वो पानी के मसले के बगैर इनकम्प्लीट है। वाटर इज़ द मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान, जिसको मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और इसकी क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो रहा है, उस हवाले से हमने आज जिस शख्सियत को यहाँ पे अपने साथ इनवाइट किया है वो हमारे बहुत मोहतरम दोस्त भी हैं, हमारे भाई हैं और इस वक्त वो चेयरमैन हैं वापडा के। और पाकिस्तान में ये उन लोगों में से हैं जिनको इस वक्त सही मायनों में पता है कि वाटर के या पावर सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं। तो मैं अपनी इस कॉन्वर्सेशन में लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मिल हुसैन साहब को खुशामदीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने मसरूफ़ कैलेंडर में से टाइम निकाला। और जो हम वे फॉरवर्ड की सीरीज़ कर रहे हैं, अगर वो हम तालीम की बात करें, इस तमाम चीज़ों की बात करें, लेकिन वो वाटर वर्क इनकम्प्लीट थी। और जब मैंने आपसे बात की तो उस पर आपने फ़ौरन उस पर एग्री किया और हम इसको आगे आज डिस्कस करते हैं। जनरल मुजम्मिल हुसैन जो है ही ज्वाइंट एज चेयरमैन वापडा इन अगस्त 2016 और लास्ट 4 इयर्स का जो टेन्योर था जो बहुत
एक मुख्तसर टाइम होता है किसी एक बड़े इदारे, वो भी वापडा जैसे साइज़ के इदारे के लिए, उस पर इन्होंने कंप्लीट उसको उसकी ट्रांसफॉर्मेशन उसकी की, जो उसकी पास ग्लोरी थी उसको उन्होंने रीगेन किया। और क्या क्या इश्यूज़ हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं वापडा के या वाटर इश्यूज़ के, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो जनरल साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि वापडा का आज ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन क्या स्ट्रक्चर है, और मुल्क की जो पाकिस्तान की नेशनल डेवलपमेंट है उसमें आपका क्या रोल है? थैंक यू एस्पर, सबसे पहले तो फॉर गेटिंग मी ओवर दिस वेरी लीड ग्रुप CPG। जो इश्यूज़ पे आप बातचीत कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वाकई पाकिस्तान के फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। स्टेट कमिंग टू द सब्जेक्ट, देखिए वापडा को समझने के लिए ना आपको आपकी जेनेसिस ऑफ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। आपकी इंडिपेंडेंस पे दो मेजर ऐसे वाटरशेड इवेंट थे जिनकी वजह से आपकी नेशनल सिक्योरिटी राइट फ्रॉम द आउटसेट जो है वो कंप्रोमाइज़ होती नज़र आई। 48 के शुरू में आपका पानी बंद कर दिया गया, क्योंकि उससे पहले जो डिवीज़न थी पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उसमें आइडियालॉजी और हाइड्रोलॉजी दोनों को इग्नोर किया गया था। कुछ जो मुस्लिम इलाके उधर रह गए और विच शुड हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन हाइड्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें काफ़ी हेडवर्क्स ऐसे थे रावी पे, सतलुज पे, दे वर गिवन टू इंडिया, और उनको जो कमांड एरियाज थे वो पाकिस्तान के सेंट्रल एंड सदर्न पंजाब में थे। और जब पाकिस्तान को शुरू में जब थ्रेट हुई तो उसके बाद 12 साल का एक नेगोशिएशन का दौर चला बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और 1960 में जाके इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अपनी शेप में आई। अब उस वक्त ये देखा गया कि पाकिस्तान के इश्यूज़ में जो वाटर है, इट स्टैंड्स आउट ऑफ मोस्ट द वाइटल की कोर कंपोनेंट। तो ये स्ट्रक्चर वापडा का 1958 में कंसीव किया गया, और इसकी बुनियाद ये थी टेनेसी वैली अथॉरिटी जो US में थी, उसी पे इसको डिज़ाइन किया गया। और इसका फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू इंटेग्रेट, कोऑर्डिनेट एंड डेवलप द पाकिस्तान के जितने पावर और वाटर रिसोर्सेज हैं, वहाँ से ये बना। उसके बाद आप ये देखें कि पहले जो 20 साल थे, 58 से लेके आप 78 तक देखें, वो बड़ा ग्लोरियस टाइम था जिसमें कोई 33 प्रोजेक्ट्स किए गए, जिसमें वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट्स थे, पार्क के सेक्टर थे, ग्रिड स्टेशन लगाए गए, सेकंड लार्जेस्ट ग्रिड स्टेशन ऑफ एशिया आफ्टर जापान, और 2 मेगा डैम्स बने। जो एक अप्रीशिएबल बात यह है कि सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ये कास्ट ओवररन और टाइम ओवररन में नहीं गए, मुकम्मल हो गए। और उस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी, इट वाज बूमिंग। एक तो आपके वाटर रिसोर्स मैनेज हो गए, और ओवरऑल रिसोर्स जो आपकी एनर्जी बास्केट थी उसमें मोर देन 50% शेयर आपका हाइड्रो का आ गया। एंड यू ऑल्सो आर वेरी लकी टू स्टॉक अ गैस। तो अभी भी हम तारीख में याद करते हैं कि 60s, 70s, 80s वर द बेस्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान। आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में ठीक हुई, आपकी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ठीक हुई। उसके बाद समवेयर वी लॉस्ट द कोर्स, और 80s, 90s, और फिर हमारी जो नीड्स बढ़ती गई एनर्जी की, हमारी अर्बनाइजेशन बहुत फास्ट पेस पे हुई, पॉपुलेशन ग्रोथ हमारी फिनोमिनल ऊपर चली गई, इंडस्ट्री की नीड्स भी बढ़ गई, एंड कन्वर्सली जो हमारी इंटरवेंशन चाहिए थी फॉर वाटर डेवलपमेंट, पावर डेवलपमेंट, दे वर नॉट इन द फोकस। और उसके बाद रेस्ट ऑल हिस्ट्री, 90s आ गई, IPPs के साथ आपके एग्रीमेंट हुए, और फिर महंगी बिजली बननी शुरू हुई, वाटर सेक्टर भी थोड़ा बैक सीट में चला गया। तो आप देखें कि 70s के बाद और टिल अबाउट लेट 2000 तक सिर्फ 2 मेजर प्रोजेक्ट्स आए, एक गाजीपुर था और एक मंगला डैम रेजिंग। दे वर सम स्मॉलर प्रोजेक्ट्स, और जनरल मुशर्रफ के वक्त में भी इसने इट रीगेन्ड द फोकस। और यहाँ पे एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि somebody very properly said कि what is it which separates the advancing country from those who are not? It's quite less a policy but more of implementations. So Pakistan suffers from both the platforms. We have very serious issues on the policy making platform, also on the implementations. और ये हर शोबा है जिंदगी में। Exactly. Now, जो वापडा जब उसके बाद under disaster decision came up somewhere in 2006-07, whatever the reason background, that वापडा was unbundled. उस unbundling का impact ये हुआ कि वापडा was divided in 3 parts. We are responsible for the hydropower generation. There's a component which is responsible for transmission, evacuation, NTDC, and you have these distribution companies which are responsible for provision of electricity.
सो अब इसमें सबसे इशू बड़ा ये है कि जैसे ये फ्रेगमेंटेड इंस्टीट्यूशंस अप्रोच है, दिस इज़ वेरी सीरियसली इफेक्टेड। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि नीदर यू हैव अ इंटीग्रेटेड प्लानिंग, नीदर यू हैव अ इंटीग्रेटेड बजट प्लानिंग्स। सो उससे एक तो बहुत बड़ा इफेक्ट ये होता है। सो कमिंग बैक टू वापडा, वापडा वाज डेवलप्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, जैसे पहले मैंने कहा कि इसमें लॉट ऑफ इंजीनियर्स केम टू वर्क इन सपोर्ट फ्रॉम यूएस, और हमने जब इंडस वाटर ट्रीटी में इंडस रिप्लेसमेंट वर्क की वजह से मंगला और तरवेला बनाए, इनकी कैपेसिटी काफ़ी ऊपर गई, और वापडा इज स्टिल टुडे इज रिकग्नाइज्ड वर्ल्ड ओवर एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, और वी हैव ट्राइड आवर बेट इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स कि हाउ टू रीगेन दैट ग्लोरी। सही। क्या चैलेंजेस हैं इस वक्त वाटर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के हवाले से, इस पे आप कोई रोशनी डालेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नेशनल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है बेसिक, ये बड़ा ऑल इनकम्पसिंग है। फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ कोर्स इज़ अ प्राइमरी डोमेन, बट बाकी जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें योर ह्यूमन सिक्योरिटी, जिसमें योर वाटर सिक्योरिटी, द फूड सिक्योरिटी एंड एनर्जी सिक्योरिटी, ये ऐसे कैटलिस्ट हैं कि जब तक आप इनको एड्रेस ठीक नहीं करेंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी विल रिमेन कंप्रोमाइज्ड। So we haven't done well in all four. So they're very closely knitted in with each other. You can't really handle them standalone. It's a merry-go-round and ये hen and egg की story है। तो बुनियादी issue ये है कि एक तो we failed to develop the institutions. WAPDA was an exception, and there has been some dilution over a period of time. So institutional development, institutional planning जब नहीं होगी, तो of course you will have an issue of a national security. दूसरी बात यह है कि जब इंस्टीट्यूशन हिट हुए और पाकिस्तान का इकॉनमी बड़ी फ्रेजाइल रही, एंड एड टू इट आर पॉलिटिकल हमारी जो फॉल्ट लाइंस हैं और आर इनएबिलिटी टू स्टैंड अप टू इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ नेशंस एज अ डेवलपिंग प्रोग्रेसिव नेशंस, सो पुट टुगेदर व्हाट हैपेंड वाज दैट वी वर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज, एंड इफ यू हैव अ लुक एट द वाटर सेक्टर अलोन, वाटर सेक्टर के दो फंडामेंटल ड्रॉबैक्स हैं। इनका जेस्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है, आपका प्रोजेक्ट टेक्स अबाउट 5 to 10 years, एंड इट्स वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव टू स्टार्ट विद। तो एसेंशली दे डोंट गेट अ वेरी बिग पॉलिटिकल पैटर्नेज फॉर ऑब्वियस रीजंस। उसके बाद इसके वेरिएबल इश्यूज तो वर्ल्ड ओवर हैं वाटर सेक्टर के। वाटर सेक्टर के प्रोजेक्ट जो है वर्ल्ड ओवर 60 to 70% दे आर टाइम ओवररन, एंड ऑफ कोर्स देयर कॉस्ट ओवररन। वो पाकिस्तान पे भी एप्लीकेबल है, रादर पाकिस्तान में दे हैव अ मोर प्रोफाउंड इम्पैक्ट। थर्ड इज इट्स अ गवर्नेंस विच इज़ फंडामेंटल। देखिए, वाटर सेक्टर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको लैंड एक्विजिशन चाहिए, आपको रीसेटलमेंट इश्यूज चाहिए। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस? यू विल रिजॉल्व दिस वंस योर कमिश्नर, योर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वेरी इफेक्टिव, विच इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट। तो वन पीस ऑफ लैंड अबाउट 10 acres कैन डिले योर प्रोजेक्ट फॉर 5 years, और उसकी फिर कॉस्ट एस्केलेशन होती है, बाकी implications होती है। एंड देन issue is again another core issue is that Pakistan did not have the flexibility to have the funds of $14 billion would make Damir Basha, or $16 billion. Where do you get the funds from? And going further, we did not develop engineering capacity which should have been there in the last 70 years. We have some of the brilliant engineers in Pakistan. Word over, the Pakistani engineers are doing the best job. But we've not been able to develop that environment in Pakistan where we can engage those young brains and make use of them, and structure a design jahan pe they should be rubbing their shoulders with the international engineers and stand on their own. Like what we have done is in Damir Basha. And our model is that 40% of the consultants, young consultants from Pakistan, will be working with some of the leading companies in the world. And which are those companies? The Montgomery Hudson from US, Poiri from Switzerland, and Dolcer from Turkey. So I'm very sure जो हमारे दो प्रेजेंट मॉडल हैं मोहम्मद और भाषा के, ये जो हमारे पास 1600-1700 इंजीनियर्स ट्रेन हो रहे हैं, just 5 years from down the road, they'll be in a position to conceive and execute the project in Pakistan. हमने वो कैपेसिटी डेवलप नहीं की। Likewise जो आपकी इंजीनियरिंग कैपेसिटी सिविल इंजीनियरिंग की है, that's limited. I don't think any of the companies in Pakistan today can boast to make even a smaller dam. They are supposed to go in for a joint venture with other companies.
अब हम व्हाट वी ट्राइंग टू डू इज़ दैट जो हमारे PEC और पेपरा के रूल्स हैं उनके मुताबिक इंजीनियरिंग कैपेसिटी डेवलप की जाए, आपकी कंसल्टेंट्स की कैपेसिटी डेवलप की जाए, आपके फंड्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट कोई मॉडल, इनोवेटिव मॉडल आपके होने चाहिए। एंड ऑफ कोर्स वी कीप नजिंग द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन टू इम्प्रूव द गवर्नेंस टू हेल्प अस टू एग्जीक्यूट अ प्रोजेक्ट। और बाकी इसका जस्टेशन पीरियड होता है, बट वंस यू गो थ्रू दीज प्रोजेक्ट, ये एक इवॉल्विंग डेवलपमेंट है विच टेक्स टाइम, बट दिस इज समथिंग विच कैन नॉट अवॉइड, दिस हैज़ टू बी डन। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो एक अहम रोल प्ले करती है किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ में या सोशल प्रोग्रेस में। और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ईजीएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है टू यूज़, हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट, एंड इट हैज़ बिकम द की फैक्टर इन द पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमारे यहाँ है जो बड़ी है, उस वजह से पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज़ द की रोल ऑफ वापडा सो फार एंड व्हाट इज़ वापडा प्लानिंग टू एड्रेस द प्रिकेरियस सिचुएशन? देखिए आज पर मैं समझता हूँ कि वी डोंट नीड एनर्जी, वी नीड अ चीप एनर्जी, दैट्स अ क्वेश्चन। बिजली तो आपको मिल सकती है, कल प्लांट्स लगा लें, लेकिन आपके जो बेसिक एक प्रेमाइस है एनर्जी का वो ये है कि इट शुड बी अफोर्डेबल, इट शुड बी सस्टेनेबल, इट शुड बी रिलायबल, एंड टॉप ऑफ इट शुड बी इंडिजिनस। हमारे पास तो ये चारों फंडामेंटल्स हम वायलेट करते हैं। अब जब आप बिजली प्रोड्यूस करेंगे 17-18 रुपए की, सो योर इंडस्ट्री कैन नॉट बी कम्पेटिटिव विद द वर्ल्ड। हाउ डू यू कम्पीट विद वियतनाम एंड बांग्लादेश, अदर कंट्री इन द रीजन? यू कांट डू दैट। सो वापडा का जो रोल जो है वो क्रिटिकल इसलिए है कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए पहले देखने की बात ज़रूर है कि जनरेशन आप किस चीज़ से कर रहे हैं। इफ़ यू आर जनरेटिंग अ वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, सो दैट मीन्स आपका जो प्रेमाइस है वो यही नलीफाई हो गया है। द सेकेंड इज हाउ डू यू रियली evacuate and transmit that electricity without the losses, and the worst even is that your distribution system has to be top of the lines. अब जो आपके सिस्टम कॉन्स्टेंट्स हैं, अगर आपके लॉसेस 22 से 25% हो जाएं, आपकी रिकवरीज जो है वो 70-80% हों, आपके थेफ्ट केसेस से ज़्यादा हों, आपके सिस्टम में इम्प्रूवमेंट्स ना हों, तो बिजली प्रोड्यूस अगर हम महंगी करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लीडिंग टू द ग्रोथ। और जब आपकी ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं होगी, उससे क्या होता है? आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट है तो इट लीड्स टू पॉवर्टी, एंड वो पॉवर्टी इज ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द कॉन्फ्लिक्ट, एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कोर्स दैट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी, एंड दैट इज हाउ द पावर सेक्टर और द वाटर सेक्टर एज अ होल, इट हैज़ अ डायरेक्ट बेयरिंग ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एज अ होल। नाउ वापडा का रोल ये है कि व्हाट नीड्स टू बी अंडरस्टूड, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज very mindful of this, and that's a direction कि हम जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो शेयर है हाइडल एंड रिन्यूएबल का, presently it is even less than 40%. You are producing 60% with the fuel and gas, which you import from outside, which is expensive, which is volatile, and then of course add to it the kind of agreements which we had with the IPPs. They were not good, and fortunately I think the IPPs have been, government has been able to do a good job sitting with the IPPs, and there is some reframing and redesigning of the IPPs. So WAPDA का essentially है कि there were times WAPDA was pitching in about 50% of the power, that's 60s and 70s and 80s. It has come down to 26%. What we have done is in the last 2 years alone, we've been able to add precisely 2,487 megawatt. That's huge. जब आप 2,500 मेगावाट ऐड करते हैं तो उसकी एक चीप एनर्जी अवेलेबिलिटी इज़ वन पार्ट, बट मोर इम्पोर्टेंटली इतनी बिजली प्रोड्यूस करने के लिए यू डोंट नीड टू एक्सपोर्ट द ऑयल। तो इस साल जो हमारा शेयर रहा है इवन पीक में, दैट्स अबाउट 32%। तो आवर फर्स्ट स्टेप इज़ कि हमने इसको 50% पे लेके जाना है हाइडल का। 50%, जब आपका 50% एनर्जी मिक्स होगा इन द फेवर ऑफ द हाइडल, सो ऑब्वियसली देयर इज गोइंग टू बी अ फिनोमिनल रिडक्शन इन योर प्राइस। And of course, while we do this, you are supposed to do the other thing what I mentioned, कि system constraints को आपको कम करना पड़ेगा, and of course you need to focus on जो आपके renewables हैं, आपके solar है, आपके wind है, आपका nuclear है। अच्छा, इसका भी fact it cut across the entire spectrums. Solar है, for example, in Kachchi Canal, we have a canal which we completed just 2 years before,
और ये कनाल इज़ 353 kilometers. First phase one, it takes water from Indus, from Tonsa to the area like Sui and Derabakti. और ये 72,000 एकड़ में पानी लेके जाती है. इसके इंटीग्रेटेड सोल्यूशन में हम ये कर रहे हैं कि वी हैव आइडेंटिफाइड द एरियाज, द आइलैंड्स वेयर वी आर गोइंग टू फिक्स अप द सोलर ऑन द कनाल. And you know, I'm sure you know that if you have a moisture coming from downward and you have a sun coming, that's the best production of the solar. क्योंकि बलूचिस्तान में आपको ऑफ ग्रिड सोल्यूशंस चाहिए. इनको हम मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे एवैक्यूएशन इज़ इम्पोर्टेंट डिफ़िकल्ट, उनको लगा के हम वहाँ पे बिजली प्रोवाइड करेंगे. सो सोलर इटसेल्फ हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल. और उसकी अगर आप जेनेसिस में जाएँ तो जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, प्रॉब्ली वी नीड टू हैव अ रीलुक एट दिस. That why is a person sitting in Bakhar or in Balochistan, if he wants to go in for a solar solution of 10 megawatt, so he should be allowed to do that. And that's what I think government is already looking at it. So there is a hybrid solution जिसका basis ये है कि आपको energy mix निकालना पड़ेगा in the favor of hydro and renewable. That's the first step. And then of course you need to have the more better policy formulations, you have better execution strategies, and you need to take everybody on board, all the stakeholders. वापडा का जो ब्रेकअप था इनटू वेरियस स्ट्रीमलाइन एंटिटीज़ इनटू द पावर सेक्टर, उसका ओवरऑल क्या परफॉर्मेंस उसके बाद रही, और कंट्री का इस ओवरऑल डिसीजन के बाद, एक मेजर डिसीजन के बाद कंट्री की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आया इन टर्म्स ऑफ प्रोविजन ऑफ पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रीज एंड हाउस होल्ड्स? Extremely negative. देखिए, जैसे पहले आई मेड अ मेंशन दैट आपकी जो हार्मोनाइज प्लानिंग है और आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए. नो, आई एम टॉकिंग ऑफ अनबंडलिंग ऑफ वापडा. सो व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट देयर वाज अ लैक ऑफ हार्मोनाइज प्लानिंग. इंटीग्रेटेड प्लानिंग आपकी नहीं है, फ्रेगमेंटेड है. उसमें फॉर एग्जांपल इफ आई एम मेकिंग जामिर बादशाह एंड दासू, सो यू नो कमिशनिंग दोज प्रोजेक्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. But having a very well coordinated plan to evacuate electricity from Dasu and Basha to the load center will be very important. So that is where the NTDC and WAPDA need to interface very effectively. Usme aap NTDC and the PEPCOs, the discos companies, they are part of a different companies. So that has created a lot of confusion in the country, and I think at some time a very serious relook will be required to do that part. आप देखें जो तीन कमोडिटीज़ हैं, आप देखें आपका एनर्जी है, आपका फ्यूल है, आपका वाटर है, दे डू नॉट हैव अ वेरी कम्प्रिहेंसिव एम्ब्रेला टू रियली कंसीव एंड एग्जीक्यूट दैट. सो जो इंटीग्रेटेड प्लानिंग है और एग्जीक्यूशन है, दैट इज़ अ ग्रेट वैल्यू. इफ एनीथिंग आई वुड से दैट दिस अनबंडलिंग ऑफ वापडा इज बीन नॉट अ वेरी गुड स्टेप विच हैज़ बीन डन टू पाकिस्तान, एंड इफ इट ऑल इट हैज़ बीन ऑफ लॉस टू पाकिस्तान. सही. अच्छा, डैम्स जो हैं वो मेजर सोर्स होते हैं हाइडल बेस्ड पावर जनरेशन का ग्लोबली, वर्ल्ड वाइड. और इनफैक्ट जो चाइना, इंडिया एंड अनदर कंट्रीज ऑफ एशिया एंड आल्सो पार्ट्स ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, वहाँ पर भी वो डैम्स बिल्ड करते हैं. और ना सिर्फ डैम्स बिल्ड करते हैं बल्कि लार्ज साइज डैम्स बिल्ड करते हैं. जो इस वक्त दुनिया जो है वो शिफ्ट हो रही है ऑल्टरनेट एनर्जी पे, रिन्यूएबल पे, बियॉन्ड हाइडल. फॉर एग्जांपल सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, बायोफ्यूल्स है, वेव एनर्जी है, जियोथर्मल है, एंड सो ऑन. सो व्हाई इज वापडा इज स्टिल परसुइंग टू बिल्ड डैम्स ओनली? देखिए, आपकी जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट के एसेंशियल्स हैं, जिन मुल्कों का आपने नाम लिया, इंडिया हैज़ अबाउट 5,000 डैम्स, चाइना हैज़ अबाउट 80,000 डैम्स. सो पाकिस्तान में आप इन दोनों चीज़ों को अगर सेपरेट देखें, द वाटर एंड द पावर, दे वेरी क्लोज लिंकेज इन टू दिस वन. पानी के हवाले से देखें, पाकिस्तान में अबाउट एनुअली यू हैव अबाउट 140 to 145 मिलियन एकड़ फीट वाटर फ्लोइंग, जिसमें से 90 मैफ आता है आपके इंडस में, 23 मैफ आपका आता है जेलम में, एंड अबाउट 25-26 मैफ इन टू चनाब. सो ऑफ दिस टोटल 140-145, what we store is only 13 million acre feet. That's about 10%. अब ये दुनिया की ये lowest storage है, average है in the world. The world average makes 40%, and there are river systems, they are storing about 300%. आपकी जो carry over capacity पाकिस्तान की है, that's only for the 30 days. और Egypt is about 700 days. India is about
of course, over 300 days. Now, what needs to be understood is that water is a very close link because Pakistan is basically an agrarian society. इसमें जो आपका agriculture है, if you can add about 20 million acres land more, and you have enough water available for both the crops, Kharif and Rabi, or you other things like you आपकी जो technological interface है, where you need to do a whole regime of technological measures like आपकी your canals have to be lined, your theft have to be stopped, your grounds have to be, lands have to be laser leveled, you are supposed to do avoid the flood irrigations, you are supposed to pick the seeds and the crop which are not very water intensive. You are one of the very lowest water intensive country in the world. आपकी जो water degradation pace है that is very very fast. आपका जो underground water की extraction है that's an extremely dangerous. So there is a fact of आप ये समझें कि जो mega dams की presence है पाकिस्तान में that is very essential to store water and also concurrently do the management and the conservation strategies. समझने की बात असफर ये है कि पानी के हवाले से तीन बातें आप समझें कि पानी की अवेलेबिलिटी जो है इट इज़ सपोज टू लीड टू प्रोडक्टिविटी. द सेकंड पार्ट इज़ द सिक्योरिटी एंड द थर्ड पार्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ द होल थिंग. Productivity on the four things. Water has to be productive for the power, for energy, productivity for, of course, agriculture, productivity for your health, and productivity for your industry. If you have water, store water, आपके यहाँ वाटर की वेरिएबिलिटी जो है पाकिस्तान में वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. आपका जो टोटल 100% वाटर एवरी ईयर आता है आपको, उसका 80% पानी आपको सिर्फ 100 days in a year आता है. That is about 100 days, 3 months. Remaining 9 months you do not have water. So you need to store, you need to make sure that you have water available once it is not available on the rivers. Ab, the second part the security में कह रहा हूँ. Security is against what? Security is against your floods mitigation. Security is against your drought. And security is against a very extremely dangerous the climate change impact. And third is your foundation. The foundation has two parts. Of course, your foundation should be on the human capital, human resource, and of course your knowledge base. And the entire phenomena should actually boil down to three basic things. Your technological phase between your entrepreneur and of the policy and the technology. That has to be done. तो ये तो अनअवॉइडेबल है पाकिस्तान के लिए कि अगर पाकिस्तान जिस फास्ट पेस्ट पे आपकी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर रिड्यूस हो रही है, if you continue at this pace, God forbid, I'm not scaring people, very fast you could be in very serious situations. अब हमारी जो इंटरवेंशंस हैं पिछले 2 साल से, हमारी 2500 मेगावाट जो है वो बिजली एडिशन हो गई है. We need at least 15 million acre feet water to store in next 10 years, which we can and which we will actually. Other than we have 7 million acre feet water at Mangla and 7 at Tarbela, 6 at Tarbela and 7 at Mangla, that's it. We are now, so we started constructing Mohammed, which will store water. We're constructing the Amir Basha. We will having a Nai Gauge in Sindh, and we'll store water at Sindh Barrage in Indus down South Kotri, and in of course Kurum Tangi in KP, and also Nolong in Balochistan. तो ये आपके लिए unavoidable है. आप ये समझें कि zero tolerance है. Unless you store water, unless you manage water, unless you conserve water, the growth will be very directly affected because of this. जनरल साहब, आपके 3 मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं जिसमें मोहम्मद डैम है, जिसमें दासू है, द अमीर भाषा डैम है, इसकी ओवरऑल बड़ी ह्यूज फंडिंग और फाइनेंसिंग इसके लिए चाहिए और बड़ी ह्यूज कैपिटल कॉस्ट है. तो इस बात की क्या एश्योरेंस है कि वापडा विल बी एबल टू कंटिन्यू विदाउट एनी डिसरप्शन, विदाउट एनी ब्रेक्स, जो इसकी प्रोग्रेस है, जो इसकी डेवलपमेंट है. और इसी से रिलेटेड एक और बात यह है कि क्या ये वाइस डिसीजन नहीं था कि एक वक्त में एक ही डैम बिल्ड किया जाता, जो आपका एक वक्त में मतलब आपका स्लोगन भी रहा है वापडा का, डैम एवरी डेकेड. तो इस हवाले से वापडा, हाउ डज वापडा प्लान टू फाइनेंस दीज मेगा प्रोजेक्ट्स? देखिए, I'll take you back say 4-5 years before. In 2016 we have about 7 to 8 projects जो कि stalled projects थे. और stalled projects का एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी कॉस्ट बड़ी फिनोमिनल इंक्रीज होती है और जो आपके एक्रूएबल बेनिफिट्स हैं वो अब डिले हो जाते हैं.
And then of course you have a cost escalations and it breeds inefficiency actually. So हमारी strategy में ये था कि we were looking at that how shall we handle these mega projects like Amir Basha and Mohammed. So हमारी strategy का जो first pillar ये था कि जितने हमारे projects जो stalled हैं we must commission them as soon as possible. Or my team did a wonderful job in completing 3 projects. What is Neelam Cheram, which started way back in 2002 and then actually started 2008. So we managed to commission that in 2018. Now this gives us 969 megawatt electricity, and actually it is producing more than its design. It is going up to 1042, producing about 71 megawatt more. So this is to the revenue of to the tunes of about 65 billion rupees a year. So completion of a project has been very, very important. And then comes Tarbela 4. Tarbela 4 is about 1410 megawatt. This in terms of revenue is around 40 billion a year. And the third is smaller project in Golangol in Chatral, 108 megawatt, so about 3-4 billion there. So and then of course we completed Kutchi Canal. So completion of project जो है वो एक तो आपकी seepage रोकती है, wastage रोकती है, आपकी revenue generate करती है. So we went up to a pretty good position to have a revenue every year. That's the start. And the second step was that we managed to fine tune our own procedures, our decision making, our O&M processes, and of course and we incorporated all the corporate essentials into our functioning. And we took a major decision that we must have our international evaluation by the international creditor. And you know, we had a debate over a period of time because it cuts both ways. And we became, alhamdulillah, the first Pakistani public entity to pitch ourselves to all 3, the Fitch, the Moody's and S&P's. And we're the first Pakistani public entity to have a stable rating from them. This was a very difficult decision, but fortunately we have crossed the line. So this unshackles me as a WAPDA from, of course, the sovereign guarantee and letter of comforts from the government. So this has actually given a very good flip to the reputation of the WAPDA based on our assets and of course of the balance sheets, of decision makings and our accruable benefits and our commissioning of the projects and the way forward which WAPDA has conceived. This is number 2. The third is that, and of course, once we had the space, we had more revenue coming in, we had the international credit done. Then we went in to have a model for the Amir Basha. I'll just give you an example of the Amir Basha. Well, the Amir Basha is a project for about $14 billion. So Pakistan would never have a luxury of having $14 billion off the shelf and go make a dam. सबसे पहले तो summary 1980 में basically पेश की. देखिए वो of course it keeps changing with time because you have the new studies coming up and then you have the design modeling, the variation takes place. Of the $14 billion, $15 billion, of course, even if you include IDC in this, interest student construction, it will be even much more. So इस मॉडल के हमने ये इसका fundamental model ये था कि let's separate the power from the dam first. So I'll just explain to you that how are we making a financial model. The dam part में there's a component which of course the government chips in for the procurement of the land, and then of course the dam itself. So our structure के इसके 4 component है हमारे finance के. We have a government chipping in from the PSTP, which is about 20-21% of the total budgeting. We have the WAPDA's equity up to the tune of 176 billion rupees, and very few companies can really manage that, the total size of the equity in a project. We have a commercial financing, both the domestic and the international, and that is it where our international credit rating comes into play, and how do you really end up having the agreements with them. And the fourth part is supply of credits onto this one. So in चारों से मिलके the baseline is that government in about 8 to 9 years will support this project, and in about 9 years giving us about 21% of the total fundings. अब इसके अंदर I'm very grateful to the government and decision making, but this project has been a roller coaster. It got stuck and there were issues of land procurement, issue of rent settlement, dispute, boundary dispute between the provinces, and then of course decision to really cross the line of taking, and you know how India have reacted to this,
and what have been their feeling about it. There are some voices in Pakistan and who talk against about dams. They had some reservations on it's being located in the seismic zone, some question on the designs, and we took everything as a wholesome view of this, and Alhamdulillah, we have taken every step which takes care of the integrity and the safety of the project. It is a very sound financial structure, and our teams are fully in place, and more important, the people of GB, they are in place and they are supporting us to do the project. So financially, the model has been the 4 components, like I said before, and once we go to the next stage, in about 6 months from now, that how to do the procurement for the power, and then of course that we have a lot of opportunities available to us to handle that part. सही। कालाबाग डैम पे आपका क्या व्यू है? ये कोई अभी भी इसकी कोई प्लानिंग इन प्रोसेस है, ये पाइपलाइन में है, क्या प्लान्स हैं इस हवाले से? देखिए इस पर जो जितनी डेवलपमेंट इन द कंट्री है, अच्छा उस पर पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत ज़रूरी होता है. सो इफ देयर इज एन इशू ऑफ डेवलपमेंट व्हिच डज नॉट हैव अ कंसेंसस, वो प्रॉब्ली इट क्रिएट्स मोर नेगेटिविटी देन द पॉजिटिविटी. Kalabagh Dam, technically, of course, it's a very useful project. The studies are complete onto this one, and जैसे मैंने आपको बताया कि जो इंडस रिवर itself है, as it enters present area of Pakistan, वहाँ तकरीबन इसमें कोई 20-25 मिलियन एकड़ फीट पानी होता है, and once it comes from Skardu downward to Tungas, Jalbu, Bunji, Bhasha. Bhasha पे जब से tributaries हैं like Hunza and the Gilgit River, it swells up to about 50 million acre feet. और जब ये नीचे कालाबाग तक पहुंचता है, इसमें ट्रिब्यूटरीज लाइक कालाबाग आती हैं, इसमें सॉरी काबुल डैम आता है, इसमें स्वां रिवर आता है, हैरो रिवर आता है, तो एंड देन ऐड टू द रेंज पार्ट ऑफ इट 90 मिलियन एकड़ फीट पानी चाहता है. इसकी साइड बड़ी अच्छी है, पानी की अवेलेबिलिटी बड़ी है. सो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ माइंडफुल ऑफ दिस एंड दे आर इन नेगोशिएशन विद अदर प्रोविंसेस, एंड एज एंड व्हेन द कंसेंसस इज डेवलप्ड, वार्डा विल बी वेरी हैप्पी टू गो अहेड विद द प्रोजेक्ट. आप क्या देखते हैं प्रोविंसेस की क्या पोजीशन है जो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आप अभी इनिशिएट करने जा रहे हैं, रिज्यूम करने जा रहे हैं, प्रोविंसेस का क्या उसमें रोल आ रहा है? इट्स वंडरफुल. मैं आपको मिसाल देता हूँ कि विद रिगार्ड्स टू सिंध, तो सिंध का बड़ा एक परपेचुअल प्रॉब्लम है कि डाउन साउथ कोटरी जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है पानी का, पानी की अवेलेबिलिटी सिर्फ 2-3 महीने होती है, तो वहाँ पानी नहीं होता है. अबाउट 8-9 months डाउन साउथ कोटरी इज़ अ वेरी सीरियस इशू ऑफ वाटर. उसमें जो दूसरा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे पानी ना होने की वजह से सी इंट्रूजन जब हाई टाइड्स में आती है, तो इनटू द इंडस चैनल इट कम्स अराउंड अबाउट 100 किलोमीटर्स. अब सी इंट्रूजन आने की वजह से वहाँ सारा एक्वाफायर डिस्ट्रॉय हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है. वहाँ लोकल पॉपुलेशन वहाँ से माइग्रेट कर रही है. वहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए पानी अवेलेबल नहीं है. एंड देन ऑफ कोर्स पीने का पानी कराची के लिए तो आपको पता है एक परपेचुअल इशू है. तो उस पर वापडा हैज़ कम आउट विद एन आइडिया, or which has the approval of the federal government. We're very grateful to the Prime Minister by approving this, and we're very grateful to the Chief Minister Singh. And we went and we presented the whole plan to the Chief Minister Singh and Murad Ali Shah Sahab, and they're very happy on this. We are in a very advanced stage of our studies on that. उस project का जो linchpin ये है कि जो if you go along the river from Kotri to the Indus to the sea, about 30 kilometers upstream of the sea, we are conceiving a project of a Sindh barrage जो 2 काम करेगा. Essentially ये कराची से सी इंट्रूजन जो होती है उसको रोकेगा, और ये जो कोटरी से लेके सिंध बराज तक इसकी जो अवेलेबिलिटी है अबाउट 4 मिलियन एकड़ फीट वाटर की अवेलेबल होगी. उसके होने से आपको अवेलेबिलिटी अराउंड द ईयर होगी फ्रेश वाटर की, and then of course sea intrusion भी रोकेगी. But more importantly, it has the potential. We'll go by what the technically the Sindh government wants us to do. It has the potential to have 2 canals, irrigation canals, and it can even take water from Gharo to Landi to Karachi. And then of course the most important part is कि इसकी जो marine life है between the barrage and the sea, the 30 kilometers of area. You'll be happy to hear कि जो मेरीन लाइफ की एक सबसे एक्सट्रीम गुड कंडीशंस हैं, वो सलाइन वाटर विद सम मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर होते हैं. तो दैट्स अ प्लेस द मेरीन इंडस्ट्री कैन डेवलप. और हमारा जो सिंध बराज के कंसीव करता है, उसमें हमारे जो बार्जेस प्लाइंग इनटू द सी, दे शुड बी एबल टू कम थ्रू दोज गेट्स एंड प्लाई ऑल द वे अप टू कोटरी.
So you will have a line of communications going along the river. You will have the fresh water available for Sindh. You could have a drinking water for Karachi, and of course, इसके tremendous जो है वो agricultural impact भी होंगे. So Sindh government is on board. Likewise, we are going ahead with the Nolong Dam in Balochistan, and WAPDA is in close liaison with the ADB, which is supporting the dam. So उसका जो command area that will be developed by the government of Balochistan, and then of course we are going to go ahead with this for the construction of the dam. Likewise, we are constructing a Kurumtangi Dam in Viransha. वहाँ भी ये structure है. देखें, the WAPDA as an organization, a federal organization, it has the capacity and it has the wherewithal to do the projects. तो provinces के पास capacity कम है, but I'm very glad as a chairman that provinces are fully on board. और जो project हम उनके लिए करना चाहते हैं, they're very supportive. WAPDA produced highest ever hydroelectricity in the year 2020, and in comparison with 2019, this is 20% up. So how did you achieve this landmark? और क्या ये new beginning है for a better performance outlook of WAPDA? Like I said before, कि इसके दो तीन पहलू हैं. पहला तो ये है कि you had to commission the projects which were stalled. So essentially our जो generation है वो because of Neelam Jhelum, Trivela 4 and Golan Gol है. The secondly, you know, there's a question of how do you handle these projects and how do you ensure the total quality management system there, how do you operate these projects and how capable pair of hands of the boys who handle they are there. So machines आपने क्या वहाँ पे लगाई हैं, आप उनको monitor कैसे करते हैं, आप उनको supervise कैसे करते हैं. फिर more importantly is that कि आपको जो water availability है वो कितनी है. All put together, alhamdulillah, all praises to the God that we're very happy we managed to achieve that. हम जानते हैं कि जो life security है, this is dependent on 4 key components. Water है, food है, energy है and population है. And out of 4 components, water is the number 1 priority for human life. दूसरी तरफ water scarcity is the single most biggest threat for Pakistan. So how does WAPDA look at this significant security and survival risk, and how does the authority plan to mitigate this risk and ensure water security for the country? Is building dam the only option we have for Pakistan? मेरे ख्याल में I did make a mention on this partly in my previous part of your questions. देखिए, water management and water conservation, they are as important component of the water security as is water storage. So water storage is only one part of it. You need to store because आपका variable factor बहुत important है पाकिस्तान में. You need to have water, but that's not enough. आपके पास पानी available है तो उसकी आपकी conservation strategies क्या होंगी, उसकी आपकी management strategies क्या होंगी, आपकी irrigations, आपकी agriculture, आपकी urban uses, आपकी rural uses, overall management strategies क्या हैं. So we are doing this part, and I think 2-3 important चीज़ें which are now coming to the fore is कि there has to be a concept of the surface drinking water available to the mega cities, which I think government is doing as a pilot project for Islamabad and Rawalpindi and also for Lahore. We have also we are working on the project कि जो पंजाब का शेयर का पानी है from Chenab, can that be laterally shifted to Ravi at some stage, and Ravi को reliving of Ravi कैसे किया जा सकता है. We are also considering areas like Deg Nadi coming in Sialkot. कि Deg Nadi में floods आता है हर 2-3 साल के बाद, उसको कैसे manage किया जाए that we can have a lateral of Deg Nadi going into the Ravi and making available water at Ravi. And like I said कि आप हमारा जो सिंध बराज है, if that can give us surface drinking water to Karachi, so that will be a huge difference. हब डैम जो हमारा मौजूद है वहाँ पे कराची में, जो बलूचिस्तान और कराची को पानी देता है, वी हैव अ प्लान टू रेज द हब डैम. जैसे इस दफ़ा पानी ज़्यादा है तो इफ़ वी रेज इट फॉर 3-4 feet, सो वी कैन स्टोर मोर वाटर आफ्टर 3-4 years जब फ्लड्स वहाँ पे आते हैं, फ्लैश फ्लड्स बलूचिस्तान में आते हैं. वी इवन हैव अ प्लान कि हम हब से नीचे जो चैनल है गोइंग आउट टू द सी, वी कुड हैव अ स्मॉलर चेक डैम्स देयर. So as for basically it has to be very closely integrated hybrid solution.
The storage is important, extremely important. Conservation is very critical. Management is even more crucial. And you have to have the urban and the rural water management strategies in place to come out with a very comprehensive, integrated plan how to handle water. Because water is life. If you don't handle water well, and of course you will face more difficulties in the growth which you are looking at. General Sahab, India's diversion of rivers is kind of a warfare. हम अपना इस केस में इंटरेस्ट किस तरह प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्या प्लानिंग हमारी है, क्योंकि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान एज ए स्टेट. इस पे आपका क्या एक्सपर्ट व्यू है? My view is very straight because India is basically leading to a water terrorism. And उसकी strategies क्या हैं? उसकी strategies multifold हैं. उसमें ये है कि जो तीनों ईस्टर्न रिवर उनको दिए गए थे as a result of Indus Water Treaty, वहाँ पे देखें there is no mention of the words like environmental flows. Of course 60s में probably the word was not exposed to the environment. जो पानी उन तीन ईस्टर्न वाटर्स में आता था वो of course it is was given to India as part of the treaty, but whatever comes now is as a result of the designing of the projects which you do on Chenab and other projects. The second part is the technical misinterpretation of India to take more water than they can even on the western rivers. With 144 projects conceived on these three western rivers, of course they take away or they store a lot of water which actually belongs to Pakistan. The way forward यही है कि जो हमारा Indus Water Commission है, this has to be made more potent and more professional, more capable to have their, to improve their legal capacity, to improve their technical capacity, and should be able to stand to protect the right of Pakistan. How does the new leadership plan to reduce financial losses of the authority? Or what are the plans to create self-sustainability of WAPDA and financial strength in the future? देखिए जो right sizing है, for example, the times keep changing. The first important thing is that we are now changing over to the digital functioning of WAPDA. So that's the first step. Of course, your reliance on technology has to be more, because that gives you transparency, that gives you data availability, that helps you to make a good decision making. I'll just take you to the Dyamir Bhasha. In Dyamir Bhasha, and of course, we are making a software which will be all encompassing with all the modules starting from, of course, the human resource management to the technical management, of course, risk mitigation strategies. So that one software is helping WAPDA to take decisions early, and more importantly to have more transparency into what is happening, and financial transparency is a very important part of it. और हमारे जो existing systems हैं, they're very comprehensive and very transparent. The technology interface is the first part. What we are doing is we are looking at the structures in the way of what that जितने projects हम बड़े बना रहे हैं, Mohammed Dam, Dyamir Bhasha, and even Neelam Jharam, they are being constructed on the company mode, where you have chief executive officers, which you pick up from the market, you have a CFO from the market, and we have, of course, the technical expertise available both with WAPDA and at the markets. So that's a very good hybrid decision. In line with today's absolutely, new environment. absolutely. And what also needs to be understood is the WAPDA is basically a corporate body. Yes. और हमारे जितने functioning mechanism हैं, they are exactly in line with the latest corporate techniques. Decision is taken at the centralized level of the authority, which is chairman and the three members, and all execution decentralized. Our project directors, the GMs, are extremely independent. They take all the day-to-day decision, financial decision, technical decision, and what comes back to the authorities, those crucial mission decisions to ensure that project is completed on time. Sahi. What does it mean when you say innovative finance strategy that WAPDA will follow? And how is it different this time? I think I did make a mention as for essentially ये है कि I said that you are supposed to give a flip to your profile, financial profile, which should be very transparent for all international financial institutions to have a look at you. And what do they look at you? They look at you first that your financial management systems are effective
and they are transparent. The second thing they look at you is that how is your decision making taking with the context of the project. The third part is what is their vision, where do they want to take this organization in future, 5 years, 10 years, 15 years, and that has the bifocal approach. What are they looking at on the existing projects? How do they ensure operation and maintenance? How do they look at the projects which are under construction? And what is the way forward in next 10, 20 years, where do they want to go? Our strategy between 2020 and 2040 is a very clear strategy onto this, and that is available to all the financial institutions. So that adds credibility to WAPDA as an institution. The secondly, जो आपके existing safety networks हैं, of course, PEPRA है, PPC है, आपके audited हैं. So we subject ourselves to the international auditing, both internal and externals. We do that. So once you do all this entire regime of financial management, that adds your credibility. And I take you back to the model. जिस मॉडल में हमारा एक कंपोनेंट WAPDA इक्विटी का है, आपका कंपोनेंट PSTP फंडिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट है, वी हैव अ commercial financing coming up in a very good rates to us, and we're also looking at a very effective supply credit scheme for various companies who now come back to Pakistan and who now come back to WAPDA, including the Chinese and the Western companies, based on the credibility of the WAPDA. Just since 1976 till 2018, WAPDA developed and delivered numerous dams, drainages, barrages, canals, and hydro projects. The overall ecosystem of water management in Pakistan. What are your plans ahead, say 2025, 2030 or 2050? ऐसे plans जो sustainable हो, जिनकी growth हो. And this is my final question to you. देखिए, as far ये जो हमारा way forward है, we are very clear about it कि हमने जो दो major issues हैं, hydropower generation and water storage, कि इनको कैसे अल्टरनेट करना है. हमारे प्लान्स में वी नीड टू हैव अबाउट 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल टू अस बाय 2028, उसके प्लान्स हैं. एंड वी नीड टू ऑफ कोर्स वी हैव 10 मिलियन एकड़ फीट वाटर मोर स्टोरेज अवेलेबल टू पाकिस्तान. अब इसको एग्जीक्यूशन के लिए जो एक स्ट्रेटजी है, उसमें 3-4 पैरामीटर्स होते हैं. अगर आप इंडस कैस्केड की मिसाल लें, तो इंडस कैस्केड में इस वक्त दासू इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन. There is X number of machinery and dumpers working there. Dhamir Basha is under construction. अब इन दो डैम्स की कंस्ट्रक्शन के दौरान अगर आपने तीसरा प्रोजेक्ट कंसीव करना है, तो आपने ये देखना है कि देयर शुड बी नो स्ट्रेटेजिक कंजेशन देयर. उसके लिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप वी आर लुकिंग एट. इन केस यू फोकस एट Bunji alone, which is 7,000 megawatt, doable. But will it really add more time construction to the project? It will. So that means we can put Bunji behind and go in for a project which gives you both water storage and hydropower. We have an options of going for Shok, we have an option for going to Skardu, and we're coming down to, of course, Thakot and Patan. इसके लिए जो strategies हैं, जैसे मैंने कहा कि national strategy has to be a very hybrid solution. इसमें अभी हमें at Babusar we are going to go for a tunnel. So this tunnel at Babusar will provide an alternative route to Chalas and to Gilgit. This alone can really reduce the time construction of a project from 1 to 2 years. So that means you reduce the cost also. So हमारे plan में, of course, we completing our Mohammed in 2024, which will give you 800 megawatt electricity and of course 1.2 million acre feet water. Our Dasu stage 1 is completing in 2024 December or February 2025, जो आपको 2160 मेगावाट देगी. और इसी का जो सेकंड स्टेज है, that will again give you more than 2,000. So look at Dasu between now and by 2027 giving you 4,300 megawatt, and Mohammed giving you 800 megawatt, also storage of water. And then of course you go to Dhamir Basha. So Dhamir Basha is alone giving you 4,500 megawatt electricity, and the wonderful inclusion of about 6.4 million acre for water. And then of course we have Thakot and Patan lined up, and we pick up storage up in the north in Skardu. So what is your final message, the closing view, the closing remarks for the way forward for Pakistan? देखिए,
मेरे नज़दीक आई थिंक वी आर वेल ऑन आवर वे. We have hope. My team has done a wonderful job. Government is fully on board in supporting us, and we have very good strategic directions to make sure that we need to have a water secure Pakistan, which will ensure that we have a energy available to Pakistan which is cheap, and we have a growth which is possible, and that will give you more employment, that will take you away from the poverty, and we'll have a better Naya Pakistan. बहुत शुक्रिया जनरल मुज़म्मिल हुसैन साहब. माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आपने जनरल मुज़म्मिल हुसैन साहब को सुना, चेयरमैन वापडा. बहुत आउटस्टैंडिंग वर्किंग रही लास्ट 4 इयर्स में, और जो टर्न अराउंड हम देख रहे हैं, जो आज की गुफ्तगू है वो आई थिंक क्रिस्टल क्लियर है. अ वेरी क्लियर मैसेज कि वी आर इन द राइट डायरेक्शन. ऑफ कोर्स देयर आर अपॉर्चुनिटीज़, देयर आर चैलेंजेस ऑल्सो, देयर आर मल्टीपल बैरियर्स एज अ स्टेट, but I hope कि under the leadership of General Muzammil Hussain, in the coming few years we will be able to achieve our objectives, achieve our targets. हमारा ये 9th edition था. 10th edition हम किसी और हमारे जो एक relevant गेस्ट के साथ हम हाजिर होंगे वे फॉर पाकिस्तान के लिए. और हमारा फॉर्मेट ये होता है कि हम यूट्यूब, हमारा चैनल है जो यूट्यूब पे नटशल कॉन्फ्रेंसेस अगर आप टाइप करें तो हमारा चैनल ओपन होगा, जहाँ पे हमारी पिछली 8 और ये वाली कॉन्वर्सेशन आपको मिलेगी, और उसको आप फर्दर अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं. और इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान के जो भी मसले मसाइल हैं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं, अगर हम यकजहती के साथ एक कौम हो के इन इश्यूज़ को, जो इस मुल्क के 10, 12, 15, 20 बड़े इश्यूज़ हैं जिसमें चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इनको हम यूनाइटेड हो के अगर हम रिज़ॉल्व करें तो कोई शक नहीं कि ये मसले हम रिज़ॉल्व कर सकते हैं. जब बिकॉज नेशन जब एक होती है और हम इदारों के साथ होते हैं, हम अपनी गवर्नमेंट के साथ होते हैं, गवर्नमेंट किसी की भी हो, गवर्नमेंट एक्चुअली पाकिस्तान की होती है. गवर्नमेंट की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी है. गवर्नमेंट कोई भी हो और नाकाम होती है तो पाकिस्तान की नाकामी है. तो हमें इस कामयाबी के लिए, पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, हमारे अवाम की खुशहाली के लिए इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए. कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा, और हमारा प्लान ये है कि आफ्टर 30 कॉन्वर्सेशंस हम इसको एक बुक फॉर्मेट में पब्लिश करेंगे. एक प्रॉपर बुक आएगी जिसको हम रिकमेंडेशंस के साथ करेंगे, और ये इस जो हमारा 2020 का जो दौर गुजर रहा है आने वाले वक्तों के लिए एक हमारा रिकॉर्ड होगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.